क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से बहुत 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 स्वागत करता हूँ। 2 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल मैंने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप लोग को पेड ग्रुप हमारे ज्वाइन करने हैं यूपीएससी यूपीपीएससी के मेंस 2022 और 2023 के पेड ग्रुप्स, तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं 9650347272। इसके अलावा करंट अफेयर के मॉड्यूल और डेली मेंस आंसर का मॉड्यूल जो चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, 2023 वाला 5 जुलाई चालू होने वाला है। इसको आप लोग इंस्टॉलमेंट पे पहला इनिशियल इंस्टॉलमेंट जो है 5,000 रुपये देकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कराया जाएगा। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, केतांजी ब्राउन जैक्सन, ठीक, केतांजी ब्राउन जैक्सन, ये यूएस ने हिस्ट्री बनाई। देखो यूएस में क्या है कि रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी कह लें, चाहे रेसिज्म जो है वो उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया हो, लेकिन रेसिज्म बहुत ज़्यादा। वो दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं रिलीजन के बेसिस पे, ये मत करो वो मत करो, लेकिन खुद के यहाँ रेसिज्म नहीं ख़त्म कर पाए। ठीक, लेकिन अब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रशासन है, जो जुडिशियल प्रशासन है, उन सब में ब्लैक्स भी अब आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली बार कोई अश्वेत महिला यानी कि ब्लैक विमेन को सुप्रीम कोर्ट में जो है शपथ लेना मतलब लिया है और स्वर्ण किया है, काम करेंगी, तो बड़ी बात है। ठीक, पहली बार कोई अश्वेत महिला, ठीक, ब्लैक विमेन। और इससे पहले ब्लैक मैन तो थे लेकिन ब्लैक विमेन कोई नहीं थी। तो ये 51 साल की हैं और जो बिडेन ने उनको वहाँ पर अपॉइंट किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो अपॉइंटमेंट का क्या है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो जीएस के मेंस का सिलेबस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन की बात करी गई है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि वहाँ अब जहाँ आपने पढ़ा बढ़ते चले गए, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं ध्यान दी कि यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में जो है जुडिशरी में कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी कर रहा है। तो समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके सामने से निकल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर वही चीज़ पकड़ेगा जो आप छोड़ दोगे। तो ये वाली बात है। और जो है 233 साल में पहली बार जो है वाइट मैन मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक है ना। जो टोटल जो बेंच स्ट्रेंथ है वहाँ पे वो 9 लोगों की है। ठीक, मेंबर की कोर्ट है, उसमें 4 जस्टिस जो हैं वो अब विमेन भी है, ये भी एक बात है। और जो उनके अब टोटल बेंच है उसमें से ब्लैक्स ज़्यादा हो गए हैं और वाइट कम है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी अच्छी बात है। मतलब अब बैलेंस थोड़ा सा जो है टिल्ट हो रहा है ब्लैक्स की तरफ। ठीक, और विमेन जेंडर वाला भी देखोगे तो वो भी अच्छी बात है। ये काफ़ी डाइवर्स बेंच है पूरे हिस्ट्री में। ठीक, तो कैप जो है पहली ब्लैक विमेन जो है पहली बार बनी है सुप्रीम कोर्ट में जज। ठीक, जो ओवरऑल जो उनकी स्ट्रेंथ है उसमें भी ब्लैक्स ज़्यादा हो गए हैं और वाइट्स कम है। और जो 9 बेंच है, 9 मतलब जो उनके यहाँ मेंबर कोर्ट है उसमें से 4 महिलाएं हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। रेसिज्म मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन भी बताया। ठीक, कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट जजेस के कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है। ठीक, अगला टॉपिक है स्नेक आइलैंड। क्या यहाँ पे सांप लौटते हैं? नहीं, इसका नाम है, और ये मैंने पहले आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था कि ब्लैक सी। ठीक, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो 2 तो आपको दिख ही रही हैं, रशिया हो गई, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, गुरबत नाम से कुछ है, ठीक है ना, याद आ रहा है। तो देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म, ट्रिक्स, ये सब काम आते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये वाला जो स्नेक आइलैंड है ये ब्लैक सी में ही है। और आपको पता है क्रीमिया तो पहले हथिया चुका है रशिया। अब यहाँ से रशिया ने जब अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो ये स्नेक आइलैंड को इन्होंने यहाँ पर जो है कब्जा लिया था 24 फरवरी को ही। अब वापस से यूक्रेन ने भगा दिया है रशियंस को वापस। ठीक, और इस पर फिर से अपना कैप्चर कर लिया है। और ये वाला जो प्रांत है ओडिशा है, यहाँ पे डनूबे रिवर जो है मेन रिवर है जो अपना डेल्टा बनाती है। ये कुछ यहाँ पे ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं। यहाँ पे वापस यूक्रेन आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्लैक सी में जो है रशिया का पूरा प्रभुत्व हो गया था, अब वापस से यूक्रेन का आ रहा है। ये क्रीमिया ऑलरेडी रशिया के पास में है, जो 2014 में इसका जो है एक्वायर कर लिया था रशिया ने ज़बरदस्ती। सी ऑफ एजोव ये रहा आपका। ये जो स्ट्रेट है इसका नाम कोई बता सकता है क्या? कई बार मैं पूछ चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, ठीक है।
तो ये हो गया। और इसको कई स्नेक आइलैंड, सर्पेंट आइलैंड वो सब भी बोलते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक है आपका, देखो एक होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग होता है मतलब लेप्रोसी। लेप्रोसी होता है बैक्टीरिया से, माइको बैक्टीरियम लेप्रे जो है वो बैक्टीरिया इसको करता है। ठीक, इसकी जो दवाइयाँ हैं वो रीफैम्पिसिन और डैप्सोन है। ठीक है, इसके अलावा क्लोफेजिमाइन है, क्लोफेजिमाइन है। तो ये जो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, मल्टी बैसिलरी लेप्रे के लिए, लेप्रोसी के लिए, क्योंकि ये चेंज वेंज करता रहता है तो मल्टी ड्रग का यूज़ करना पड़ता है ताकि सारे बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सके, एक साथ लेनी पड़ती है मल्टी ड्रग। तो रिफैम्पिसिन है, डेप्सोन और क्लोफेजिमाइन। तो क्लोफेजिमाइन जो है ये इंडियन मार्केट में पहले से कमी थी थोड़े टाइम से, अब ये ख़त्म हो गई है। ठीक, नॉट अवेलेबल हो गई है, नॉट। तो ये चीज़ें हैं। और इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये लेप्रोसी होती है, कुष्ठ रोग होता है लोगों को। WHO की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे एंडेमिक है, मतलब वहाँ रहती है। यूनियन टेरिटरी और जो है स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एंडेमिक है ये। 4.56% पर 10,000, परसेंट नहीं, पर 10,000 जो है, मतलब 10,000 में से 4-5 लोग जो है उनको ये हो जाता है कुष्ठ रोग। ठीक, ओवरऑल इंडिया में 0.4 है पर 10,000। तो ये चीज़ हो गया। बाकी वही है, 14 साल के कम बच्चे जो हैं वो 5.8% होते हैं इंडिया में, का कुछ डेटा दे रखा है। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके थ्रू, अच्छा देखो ये अर्थ है, ठीक, ये पोल्स हैं, आपको पता है नॉर्थ और साउथ के। तो जो ऑर्बिट पोल के थ्रू ऐसे चलता है, मतलब ऐसे, ठीक, तो उसको जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। ठीक, अगर ये ऐसे चल रहा होता ऐसे करके तो ये जियो स्टेशनरी होता है, और ये आपका जो है करीबन 36,000 किलोमीटर दूर होता है। ठीक, तो ये थोड़ा पास भी होता है, अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है, ये चीज़ है। और PSLV क्या, ये लॉन्च तो था भाई साहब C-53, ठीक, लेकिन ओवरऑल ये मतलब 55वां लॉन्च था। ठीक है, और इनका PSLV का कोर एलोन नाम से नया एक वो है, वो 15वां लॉन्च था उसका। ये फैक्ट्स कभी कई बार स्टेट पीसीए में तो पूछ ही लेता है। तो PSLV C-53 DSEO मिशन जो है अभी इसरो ने अच्छी तरीके से लॉन्च कर दिया है। कहाँ से किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, नेल्लोर के आसपास जो है ये है। और कौन सी रिवर जाती है वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन था। कमर्शियल मिशन समझ रहे हो, मतलब किसी से पैसे लेके मतलब व्यापार हो रहा है। तो इसमें सिंगापुर की कुछ सैटेलाइट भेजी गई हैं, 3 सैटेलाइट। तो उनसे पैसे लिए गए और हमने उनको जो है उनकी सैटेलाइट को लॉन्च करके ऑर्बिट में लगा दिया। सिंगापुर अपना यूज़ करेगा। तो हम एक तरीके से क्या है, हमने एक कैरियर किया, मतलब हमने एक तरीके से जो है उनका मतलब डिलीवर कर दिया सैटेलाइट। ठीक, तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, ये पहले अंतरिक्ष नाम से एक था, मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले भी बताया था जब टाटा प्ले वाला बताया था। ठीक, एरियान वहाँ फ्रेंच गियाना से जो अभी लॉन्च किया गया था, GSAT-24, याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? वो टाटा प्ले के लिए था, वो पहली लॉन्च थी, कमर्शियल लॉन्च थी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की। ये दूसरी लॉन्च है PSLV C-53। इसमें जो है ऑर्बिट 2 को पैसेंजर सैटेलाइट थे सिंगापुर के, 3 सैटेलाइट थे ओवरऑल। 15वां मिशन था और 15th जो है PSLV कोर एलोन वेरिएंट था ये। इसमें जो अपर स्टेज होता है, देखो 4 स्टेज होते हैं इसमें, ठीक है। 4 स्टेज में जो मतलब इसको उठाते हैं, इस मिसाइल, इसको जो ये आपका रॉकेट है, इसको जो उठाते हैं, तो 4 स्टेज होते हैं। पहले 3 स्टेज तो जो है आपके जैसे जैसे उनका फ्यूल खत्म होता रहता है, उठाते आते हैं वो उनसे अलग हो जाते हैं और हमारे वायुमंडल में जल के रह जाते हैं या फिर गिरते हैं पानी में आके, ठीक, समुद्र में आके। वहीं जो सबसे ऊपर वाला स्टेज होता है ना, वो स्पेस जंग की तरह यूज हो जाता, मतलब स्पेस जंग बन जाता है। ठीक, ये बिल्कुल अंदर की चीजें बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने पे ही समझ में आएगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं आपको मिलेगा कि आप, और लेकिन वहां पे पूछेगा ऐसे ही। मैंने तो कई जगह मैं पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, कई टाइम से मैंने इसको पढ़ रखा है, इसलिए बता पा रहा हूँ। तो पहले जो चौथा स्टेज है उसको अब ये वाले जो सैटेलाइट है ना, उनका स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह वो यूज कर लेगा। वैसे तो स्पेस जंग में हो जाता था कन्वर्ट, ठीक, स्पेस में अपना घूम रहा है, लेकिन अब स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह जो 4th जो स्टेज होती है, स्पेंट अपर स्टेज जो है, वो स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन जाएगी सैटेलाइट के। बाकी जब सैटेलाइट अपना ये पेलोड से अलग हो जाता है तब लॉन्च व्हीकल से,
ठीक, तो इसमें 3 मैंने आपको बताया सेटेलाइट थी, सिंगापुर की थी। ठीक है, कौन कौन सी थी आपकी? थी पहली PSLV पोयम। पोयम ये इंपॉर्टेंट है। पोयम एक कॉन्सेप्ट, देखो इंटरलिंकिंग वाली मुझे यहाँ पे आ गया। पोयम एक जो है इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है ना, टाटा वो सॉरी वोडाफोन वाले केस में था कि भाई साहब तुम टैक्स देते हो वहां पर उन आइलैंड्स पे जहां पे टैक्सेशन बहुत कम है, लेकिन मैनेजमेंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट तुम्हारा इंडिया में है। मतलब पैसा यहाँ से कमाते हो, टैक्स वहां देते हो क्योंकि वहां पे टैक्स कम है या फिर है ही नहीं। तो ये वाली चीज़ है कि वहाँ टैक्स देना पड़ेगा जहाँ पे आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट हो। वैसे इसी के साथ साथ एक और भी है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग वाली भी बात भी कहते हैं। तो ये वाले के लिए मैंने ऑलरेडी जो है ऑडियो लेक्चर एक दे रखा है, उसको जो है टेलीग्राम पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पोएम जो है अलग टाइप की पोएम है, ये सैटेलाइट स्पेस से संबंधित है। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है ना, ऑर्बिट जो है कक्षा होता है आपका किसी भी जो है प्लैनेट हो उसका, अर्थ का या फिर स्टार का। ठीक, तो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, DSEO। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक एंड, घबराओ नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिक मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड होता है, लेके चलता है। इसका काम क्या है, बस वो ध्यान रखो, साइंटिस्ट नहीं बनना है आपको अभी। काम ये है कि ये लैंड क्लासिफिकेशन, ये पूरे कलर दिखाता है अलग अलग। अब जैसे ये एरिया है तो जहाँ पे फॉरेस्ट है वो ग्रीन कलर दिखाएगा, जो भी कलर है डार्क कलर दिखाएगा। जो बंजर जमीन है वो अलग तरीके से दिखाएगा। जो लेक है, रिवर है, वो ब्लू कलर से दिखाएगा। जैसे मान लो जो माउंटेन है, पठार है, वो अलग कलर। तो इससे क्या होगा कि हमारी भूमि का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग हमें पता चलेगा। तो ये इसमें पता, मतलब क्योंकि फुल कलर इमेजेस दे रहा है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए कहीं पे कुछ डिजास्टर हो गया या फिर कोई जो अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ पे लोग दबे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से मतलब जो है उसका उपयोग कर सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन वाले और डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसके लिए भी ये काम आएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, ये जो एक सेटेलाइट है पोयम DSEO। ठीक, इसके अलावा दूसरी है न्यूसार। न्यूसार सिंथेटिक एपर्चर राडार होता है सार का फुल फॉर्म, और मैंने आप लोगों को बताया है इसका मेन काम सिंपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है कि भाई साहब चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपको इमेज जो है बढ़िया दिखाएगी। वेदर कंडीशन, कई बार क्या होता था पहले सेटेलाइट में खूब सारे जो है बादल आ गए तो दिखना बंद हो गया। ठीक, पता नहीं चल रहा भैया क्या है, और सेटेलाइट देख नहीं पा रही है। फिर उसके बाद कभी कभार मतलब रात में नहीं दिखता था, लेकिन सिंथेटिक एपर्चर राडार की वजह से दिन हो चाहे रात हो आप आराम से देख सकते हो। ये सिंगापुर की पहली स्मॉल कमर्शियल सेटेलाइट है। इसके अलावा तीसरी जो सेटेलाइट थी वो थी स्कूब वन। स्कूब वन आप लोग ने नाम सुना होगा, नांगयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की बहुत अच्छी प्रतिष्ठित जो यूनिवर्सिटी है। तो उसने जो है ये स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो है ये सेटेलाइट भेजी। पहली सेटेलाइट है स्टूडेंट सेटेलाइट सीरीज 1, और ये NTU स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ने भेजा है। ठीक, साइंस वाले टॉपिक में थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी हो तब भी आपको समझ में आ जाए। वैसे तो मैं सारे ही टॉपिक अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन साइंस वालों का मैंने कई लोग के फीडबैक सुने हैं कि सर आप इतने बढ़िया से बता देते हो कि हम साइंस बैकग्राउंड को नहीं भी हैं तब भी हमें समझ में आ जाते हैं। अब देखिए स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट, कई बार आप लोग सुना होगा PPF होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक, NSC होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है कि भाई साहब आप इसको ले लो, एक फिक्स टाइम होता है, मैच्योरिटी टाइम होता है, और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। जैसे PPF पे क्या है 7.1% होगा। ठीक, मिलेगा आपको 15 साल बाद आप इसको निकाल सकते हो। पहले भी कुछ कंडीशन में निकाल सकते हो बट वो अपवाद होते हैं, और 15 साल के बाद भी 5-5 साल के लिए इसको बढ़ा सकते हो। PPF का सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक, जब मैंने EPFO पढ़ाया था तब मैंने सारी स्कीमें पढ़ाई थी तब वहाँ पर। सुकन्या समृद्धि योजना 7.6 सबसे ज़्यादा इसी मिलता है। आपका सीनियर सिटीजन वाला देखो 7.4 है। ठीक, तो इस तरीके, लेकिन जो रेट्स है ना इसको सरकार जो है चेंज करती रहती है, ऊपर नीचे करती रहती है, एज डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन क्या है। क्योंकि ज़्यादातर ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट वाले, तो इसमें क्या है कि छोटे छोटे आप सेविंग करते रहो और एक टाइम के बाद आपको अच्छी सेविंग आपको मिल जाती है, बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिलता है, ब्याज मिलता है। और ब्याज ज़्यादातर वो मिलता है जिसमें जो है महंगाई, मतलब जो चल रही है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे महंगाई कहते हैं कि 6% है। ठीक, तो अगर आपका जो है ब्याज इस पे मिल रहा है आपको 7.1%, तो इफेक्टिवली आपका जो पैसा आपको मिलेगा
क्योंकि मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज़ आप खरीदते थे, आज 15 साल के बाद आपकी वाली स्कीम भी जो है खत्म, मतलब मैच्योर होने वाली, समझना मेरी बात। 100 रुपए आज आपने जो है वहाँ पे उसमें जमा किए, ठीक, और 15 साल के बाद जो महंगाई दर थी, मैं बता रहा हूँ, मतलब एज एन एग्जाम्पल, या फिर 1 साल के लिए कर लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1 साल के लिए आपने 100 रुपये जमा कर दिए और इस स्कीम पे कहा गया कि 7.1% आपको मिलेगा ब्याज। वहीं 1 साल के लिए जो 100 रुपये यहाँ पे आपके पास थे, मान लीजिए जेब में पड़े हुए थे, ठीक, महंगाई दर बढ़ने की वजह से जो है वही चीज़ जो 100 रुपये में पहले मिल रही थी, अब वो 106 रुपये में मिल रही है, 6% से मान ली बढ़ गई। तो आपको जो ये पैसा आपने जमा कर रखा था स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट में, और जो ये महंगाई के बाद जो सामान अब मिल रहा है, तो कितना बचा? 6.0 है, तो 1.1% ही आपको एक तरीके से ब्याज मिला। भाई वो पैसे तो खाओगे नहीं ना, खाओगे तो ये उपभोग तो ये सब कमोडिटीज और गुड्स ही करोगे ना। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर पूछा जाए कभी तो ये होता है, ठीक। तो ये स्मॉल सेविंग्स इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, ज़्यादातर देखा था कि इन्फ्लेशन से ऊपर होते हैं। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सबसे सेफ माने जाते हैं। गोल्ड सिक्योरिटीज भी बोले जाते हैं, जीसेक भी बोलते हैं इन्हें। तो वो उनकी यील्ड जब बढ़ती है, ठीक, जो है मतलब जितने का आपने खरीदा उससे ज़्यादा, मतलब इसमें ब्याज अच्छा मिलने लगे, उस पर भी डिपेंड करता है कि स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट जो है घटेगा या बढ़ेगा। अगर बढ़ती है यील्ड तो बस इतना ध्यान रखो कि स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं, मतलब अच्छा ब्याज आप लोग को मिलता है। लेकिन अभी जो केस है वो ये है कि सरकार ने बढ़ाया नहीं इंटरेस्ट रेट, बल्कि जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो है यील्ड बढ़ी है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने, आप लोगों को पता है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए हैं, लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम पे कोई वृद्धि नहीं की गई, होनी चाहिए थी, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारे रेट्स दे रखे हैं, जो जरूर करिए। ये फिक्स्ड इनकम वाले जो होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहा करिए, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। एक्सटर्नल डेप्थ यानी कि विदेशी कर्ज। तो एक्सटर्नल डेप्थ का मतलब क्या हुआ कि भारत ने बाहर के देशों को जो पैसा देना है, जो ऋण ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हुई है, कुछ भी है, ठीक, तो टोटल मिला के हम वो किसके में डेप्थ में आएगी? एक्सटर्नल डेप्थ में आएगी। हमने अपने बैंकों से तो लिया नहीं, आरबीआई से तो लिया नहीं, सरकार ने बाहर से डेट ले रखा है, ऋण ले रखा है, तो हमें वो वापस करना है। हम वापस किस में करते हैं भाई साहब? रुपये में थोड़ी ना करते हैं, डॉलर में करते हैं, येन में करते हैं, सब में करते हैं। तो मान लो कि अगर जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि डॉलर मजबूत हो रहा है रुपी के कंपैरिजन में, यानी कि पहले डॉलर के $1 पे मान लीजिए आपको 50 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको वहीं 78 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो रुपी कमजोर हुआ है, मतलब वहीं एक चीज के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हो मेरे भाई। तो यहां पर जो डॉलर है उसका एप्रिसिएशन हुआ, यानी कि अभिमूल्यन हुआ है हिंदी में। वहीं डेप्रिशिएट कौन सी हुई है करेंसी? इंडियन रुपी हुई है, यानी कि मूल्यह्रास हुआ है, ठीक। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का ही मैं बता रहा हूं, और जो है इस तरीके से आप समझ में आ जाएगा कि जो डेथ है आपको, जो मान लीजिए $100 आपने रखे हुए थे, तो अभी जब डॉलर की जो है अप्रिशिएट हुई वैल्यू, एक्सचेंज रेट, तो ये डेथ हमारी 100, भले ही वही डॉलर उतना ही है, लेकिन हमें ज्यादा INR देने पड़ेंगे ना, तो वो डेथ हमारी इंक्रीज हो गई। समझ में आया ना? वो इंक्रीज हो जाती है, इसको बोलते हैं वैल्यूएशन गेन्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के, मैं आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमी एक बार आपको समझ में आ गई, और समझ में तभी आएगी जब उसका एप्लीकेशन आप समझोगे। थ्योरी पढ़ते रहोगे, बता रहा हूँ, कभी कामयाब नहीं होगे। कभी आप क्वेश्चन, आपको समझ में तो आएगा, क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो उसको आप प्रैक्टिकली सोचो, हर चीज में इकोनॉमी है, और हर कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, डिमांड और सप्लाई से प्रूव किया जा सकता है, ठीक। एटलीस्ट जो यूपीएससी वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं सारी चीजों में डिमांड एंड सप्लाई लगाता हूं। मैंने यहां पे क्या देखा, मैंने आपको एक चीज बताई, समझाई, इसी को मैं ऐसा समझा सकता हूं कि लोग डॉलर ज्यादा चाह रहे हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। तो जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, देख रहे हो? तो वही चीज है, डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आए थे इंडिया में कई सालों से, अब वो वापस जा रहे हैं, तो उनको वो INR लेके थोड़ा ना जाएंगे, वो जाएंगे डॉलर लेके। तो वो डॉलर वो कन्वर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये लो पकड़ो अपना पैसा, रुपया, और हमको डॉलर लाओ। तो डॉलर की डिमांड एकदम बढ़ गई, और भैया रुपये का सर्कुलेशन तो उतना ही है, सप्लाई तो बढ़ी नहीं, तो भैया वो अप्रिशिएट हो रहा है। कॉन्सेप्ट इतने हलवा कर दूंगा ना कि मजा आ जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो, समझते रहो, ठीक है ना?
क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ। क्वांटिटी में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आपके जो ईयर ऑफ प्रिपरेशन है वो भी क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाएंगे अगर क्वांटिटी के पीछे भागोगे तो ये वाली चीज़ है। और यहाँ पे देखिए, अब वही, अब कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिया, अब फैक्ट्स बचते हैं कि हाँ, हमारी एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ी है, $47 बिलियन से बढ़ी है, $620.7 बिलियन हो गई है इस साल के मार्च 2022 तक। बाकी ये सब पीडीएफ आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ अगर आप लोग चाहिए तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक, मात्र ₹100 में है। अगर सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ₹50 वाला है, मात्र मंथली में, ठीक। अदरवाइज डाउट डिस्कशन भी करना है तो जैसे इस तरीके के डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे जाके मुझसे। यहाँ पे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ समझ में आता तो अच्छी बात है, वहीं तो वहाँ जाके पूछ लो। उसका ₹100 है, बहुत ही मिनिमल है। अगर आप वैसे इसको जाओगे तो कई लोग इसको जो है ₹1000 में बेचते हैं। खैर, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें इन्होंने फैक्ट्स में बताए हैं। अगला टॉपिक है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो जो पहले जो भूतपूर्व जो हमारे सैनिक थे उनके लिए कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। तो इसमें कई सारी मेडिसिन होती नहीं देनी होती हैं सरकार को, ठीक। जो हमारे सैनिक होते हैं वो देखो, उनको उन्होंने काफ़ी सर्व किया है, वो सर्व जब सुरक्षा हमें देते हैं तभी हम अपने सपने देख पाते हैं देश के अंदर। तो सैनिकों का मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो तो बहुत ही बड़ा है, मैं कहता हूँ। तो उनको हमें, जो भूतपूर्व मतलब सैनिक जो अब नहीं भी कार्यरत हैं, तो उनका हमें उनकी हेल्थ की भैया वो तो रखनी है, ठीक। उनकी हेल्थ की चिंता तो हमें होनी चाहिए। तो सरकार ने यहाँ पे स्कीम चला रखी है, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जिसके अंतर्गत सरकार उनको ड्रग्स और ये सारी चीज़ें, ड्रग्स मतलब मेडिसिन वाली ड्रग्स, वो वाली नहीं, ठीक, तो वो सब प्रोवाइड करता है। तो अभी इसकी जो है काफ़ी किल्लत हो रही थी, तो उन्होंने बजट सरकार ने 100% से बढ़ा दिया और कहा कि भैया सब सप्लाई मिलेगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी। सिंपल सी ये है, ये स्कीम थी। अगला टॉपिक है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020। देखो ये किसने इसको लॉन्च किया, इस रिपोर्ट को हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, ठीक, न्यू दिल्ली में। अब इसके नाम से समझ लो कि ये, अब इसमें क्या रैंकिंग निकाली जाती है, अलग अलग हुआ है कि टॉप अचीवर कौन है, ठीक। अचीवर भैया कौन है, जिसने इस एक्शन प्लान को बिजनेस में सुधार लाने के लिए, व्यापार में सुधार लाने के लिए जो एक्शन प्लान था उसको बहुत अच्छी तरीके से लागू किया, ठीक, कार्यान्वित किया, इंप्लीमेंट किया, तो उसको हम बोलेंगे टॉप अचीवर, ठीक। मतलब जो 85-90% से ज्यादा जो है इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक। तो ऐसे 7 जो है राज्य हैं भारत में, ठीक। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। पिछली बार वाली रैंकिंग में उत्तर प्रदेश था, ठीक, टॉप अचीवर्स में। इस बार टॉप अचीवर में नहीं है। टॉप अचीवर में 7 हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसको मैंने हमेशा आपको बताया है कि कैसे करना चाहिए। ऐसे लिखो, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु। इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैपिंग वाला भी याद भी रहता है। इसके बाद अब जो है उत्तर प्रदेश और कई सारे जो स्टेट हैं वो किसमें, दूसरी कैटेगरी क्या है? पहली टॉप अचीवर, दूसरी है अचीवर, ठीक। तो ये आपके कौन कौन हो गए? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरी कैटेगरी है एस्पायरर, यानी कि महत्वाकांक्षी हैं। तो ये आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल हो गए। और इसके बाद जो बचे हुए हैं वो सब इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी में। मतलब हम ये नहीं कहेंगे लद्दड़, पहले क्या बोला जाता था, बीमारू स्टेट्स, ठीक। अब क्या है, उसको पॉजिटिव लोना है यार, नहीं तो ये सब रैंकिंग क्यों बनाई जा रही है? हेल्दी कंपटीशन के लिए। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये सब सुअर, मतलब सॉरी, ये सब पुअर हैं, ठीक, डोंट टेक इट अदरवाइज, बीमारू है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी बोला गया है, मतलब उसमें भी पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो ये कौन कौन है? अंडमान निकोबार, बिहार है, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ज़्यादा यूनियन टेरेटरीज है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुदुचेरी, त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज, ठीक। तो ये है, ये सारे स्टेट्स भी इमर्जिंग में है। अगला टॉपिक है एक नाथ शिंदे। इसमें देखो जो पॉलिटिक्स है उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा सकता है, मैं उस हिसाब से देखता हूँ इन न्यूज़ को, और तब मुझे सही लगते हैं तभी मैं इनको रखता हूँ, नहीं तो नहीं रखता हूँ। देखो यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं महाराष्ट्र के नए, लेकिन मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक ने इस्तीफा दिया चीफ मिनिस्टर ने, जो दूसरा जो क्लेम कर रहा था, ठीक, गवर्नर के पास गया, उसने जो है दिया कि भैया हमको, हमारे पास इतने एमएलए हैं,
हम जो है मेजॉरिटी में हैं, हम उसको प्रूव कर देंगे। और हमारे उन सब ने कहा कि हमारे लीडर कौन है, एकनाथ शिंदे हैं, आप इनको सीएम बनाओ। ठीक, तो गवर्नर ने फिर ओथ दिला दी सीएम को, ठीक है, सीएम को। लेकिन यहां पे बात नहीं खत्म होती है, फिर वो वहां पर उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे पास मेजोरिटी है भी कि नहीं है। अब देख रहे हो, पूरा पॉलिटिकल वाला हो सकता है, कोई इसको ये बताएगा एकनाथ शिंदे बन गए, ये शिवसेना के बाला साहब को मानते थे और ये करते थे, वो सब न्यूज चैनल हैं। यहां पर जो मैं पढ़ाता हूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, मेरी बात समझना। बाकी सब लोग जो है व्यूज के लिए काम करते हैं, मैं व्यूज के लिए नहीं काम करता हूं, मैं आपके सिलेक्शन के लिए काम करता हूं। ये इसमें बहुत फर्क है। तो यहां पर क्या है कि सीएम बन तो गए, अब इनको शपथ किसने दिलाई, गवर्नर ने दिलाई। अब इनको प्रूव करना पड़ेगा, 2 जुलाई और 3 जुलाई को सैटरडे को ट्रस्ट वोट होगा कि हाँ भैया वाकई में इनके पास नंबर्स हैं कि नहीं है। ठीक, इसमें देखो एक और फैक्ट भी है कि स्पीकर का जो इलेक्शन होगा, अब जब ये आएंगे तो पीठासीन अधिकारी भी तो चाहिए ना, जिसके देख रेख में ये पूरी प्रक्रिया ट्रस्ट वोट होगी, वो कौन होगा, तो वो स्पीकर होगा। तो स्पीकर को पहले इलेक्ट करो। और स्पीकर कहां से इलेक्ट होगा, क्या उसके लिए अलग से चुनाव होता है? नहीं, जो एमएलए हैं वही लोग मिलकर स्पीकर जो है इलेक्ट करते हैं। और स्पीकर की पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पीकर जो है आपका ये पहले दिन चुना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है उद्धव ठाकरे और ये इनके पास इतनी थी, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को छोड़ दो, नहीं पढ़ना है, नहीं हमें ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है, जिनको बताने की ज़रूरत है वो बता रहे हैं वहाँ पर। ठीक, उद्यमी, अगर देखो आप लोग मेरे साथ रहोगे, ठीक, आप लोग ये समझते हो कि अच्छा काम हो रहा है, हमारे सिलेक्शन लेने के लिए हो रहा है, तो आप लोग अगर बढ़ाओगे तो बढ़िया है, नहीं तो खुद सुना और चुपचाप बैठे रहे और फिर उसका ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, तो फिर मेरा मोटिवेशन भी कम होता है। ठीक, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, ना झुकूंगा ना रुकूंगा, सीधी बात है। ठीक, उद्यमी भारत प्रोग्राम, अब देखो उद्यमी यानी कि एंटरप्राइज, तो ये उद्यमी भारत प्रोग्राम किससे संबंधित है, एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से संबंधित है। मोदी जी ने लॉन्च की कई सारी स्कीम्स जो यहाँ पे उद्यमी भारत प्रोग्राम के अंतर्गत हुई थी, न्यू दिल्ली में था। ठीक, पहली स्कीम है रैंप स्कीम। अब रैंप स्कीम से कई लोग समझ सकते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए होगी, नहीं, एमएसएमई से संबंधित है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। सिंपल सी चीज़ है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाओ, उसको उठाओ। ठीक, रैंप स्कीम। अगला है जो पहली बार फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनकी क्षमता को बढ़ाओ, ये अगली स्कीम है। अच्छी बात है, फैसिलिटेट कर रही है गवर्नमेंट। इसके बाद तीसरी जो फीचर है, नए कई सारे फीचर जोड़े गए हैं, ऑलरेडी जो स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक, ये सारी स्कीम मैंने पढ़ा रखी हैं, ठीक है, आप लोग जाके क्या आप लोगों को लिखना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और कौन सा चैनल है वो सब जानते हो आप। ठीक, तो ये है ही एडेड। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो बजट है एमएसएमई का 650% से बढ़ा दिया जब से हम आए हैं 8 सालों में, बड़ी बात है। इसके अलावा एक आत्मनिर्भर फंड भी दिया गया है, उसमें क्या होगा, सब कुछ जो है खुद से बनाओ, तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए दिया गया है जो है अपना गवर्नमेंट के द्वारा, कि आप आत्मनिर्भरता के लिए जो भी काम करो तो उसमें से आपको इस फंड से पैसा मिल सकता है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, मतलब यही है कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट ना करने की वजह से हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ठीक, हम बना तो उसके लिए मशीन नहीं लगेगी, उसके लिए प्रोडक्शन के लिए जो भी कॉस्ट लगेगा, तो आप इस फंड से ले सकते हो पैसा। ठीक, इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी कई बार, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट खरीदती है, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं, पब्लिक वाले भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया जो एमएसएमई हो तुम जीईएम पोर्टल पर रजिस्टर करो और जो है गवर्नमेंट्स को गुड जो है प्रोवाइड करो, क्या दिक्कत है, सप्लाई करो। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 200 करोड़ रुपए के ऑर्डर, ठीक, 200 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर के लिए कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। इससे यह है कि एमएसएमई, ठीक, एमएसएमई को भी मतलब ये टेंडर में 200 करोड़ तक के जो भी ऑर्डर्स आते हैं ये भी अपने माल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकेंगे। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये कोरोना के टाइम पे आया था कि भैया इमरजेंसी आ गई, ऋण नहीं मिल रहा है, तो हम गारंटी करते हैं, गवर्नमेंट गारंटी करती है कि लो मिलेगा तुमको ऋण, क्यों परेशान हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए दिया है। एमएसएमई जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्वेश्चन से बन सकता है, सबसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा जो है रोजगार भी देता है, और हमारे जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज इसका है, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है,
और भाई साहब हम लोग का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन हम लोग एक मोटिवेशन के साथ में खत्म करते हैं, वो है, और ये जो कोट है आज का, वो ये किसी रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, मैंने जिनको ठुकरा दिया उनके लिए भी हो सकता है, ठीक, रिलेशनशिप नहीं वैसे भी प्रोफेशनली भी कोई भी किसी के लिए भी कर सकता। तो कोट क्या है वो समझिए। कोट ये है, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देख कर, कसम खाता हूं। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो जो मेरे हेटर हैं जिनको मैंने ठुकरा दिया है, वो भी शायद ऐसा सोच रहे होंगे। ठीक है, सोचते रहिए, जब आप का वक्त आ जाएगा तब हम आपसे जो मिलने आएंगे, बिल्कुल सही बात है। और जब मेरा वक्त आ जाएगा तब हो सकता है कि आप मुझसे टाइम भी लेकर मिलने आओगे। तो ये वाली सारी चीज़ें, और मार्केटिंग वाली जो बात है वो ये है, यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस 2020 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम, काउंसलिंग गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 1 जुलाई, मतलब आज से, मतलब कल से चालू है। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके हिसाब से क्यूरेटेड पूरा 1-to-1 यहाँ पर प्रोग्राम है, ठीक। इससे संबंधित मैंने वीडियो जो है बना रखा है, अभी दिखाता हूँ उसका पिक्चर। ये देखिए यहाँ पर ये 2 वीडियो हैं, यूपीपीसीएस मेंस 2000 फ्री गाइडेंस पूरा जो है वो भी मैंने स्ट्रेटजी भी दे रखी है, और आप लोग 1-to-1 प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए भी है, ठीक। तो ये दोनों हैं, इनको आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। डेली मेंस आंसर राइटिंग मैथड, ठीक। तो वो वाला जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, उसको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। 2023 के लिए यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए जो मेरा प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड वाला, अलग से भी आप प्रीलिम्स और मेंस का प्रोग्राम भी ले सकते हैं। इसकी फीस ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए आपको, क्यों? क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट भी आपको दे, मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी आप इसको पेमेंट कर सकते हो। इनिशियली 5,000 रुपये आपको देने, फिर आपको जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे बाकी देने होंगे। ये जो है इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। आपको डेली स्टडी प्लान मिलता है, डेली लाइव डाउट डिस्कशन होता है, डेली आपको जो है क्वेश्चंस मिलते हैं, डेली आपसे जो है इवेल्युएट आपका रिफॉर्मेशन किया जाता है, डेली 5 स्टेप का प्रोग्राम होता है जिसमें आपको ये पता होता है कि हाँ भैया कब क्या कैसे क्यों और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको रोज और जो प्रोग्राम है वो एक दिन पहले आपको बता दिया था, ताकि आप लोग जो है स्टिक करो। कई कारणवश मान लो आपको पीछे भी हो जाते हो तो कोई टेंशन नहीं है, उसके आपके हिसाब से मैं जो हूँ उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आपको आगे बढ़ाऊंगा। रोज कंटिन्यूस हेड होल्डिंग एक्सरसाइज भी रहती है इसमें, कंटिन्यूसली आपको मोटिवेशन भी किया जाता है कि आप पढ़ो, क्योंकि मैराथन है। मैराथन में आप कोई 100 मीटर की रेस की तरह मत इसको लो कि एक दिन पढ़ा और 4 दिन लेट गए, ठीक। तो वो सब चीज़ नहीं है। तो इसमें लंबी रेस है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और इस लंबी रेस में आपको एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आपको लगातार गाइड कर सके, काउंसलिंग कर सके, मेंटोरशिप कर सके, ठीक। बाकी मटेरियल सबको पता है, वही मटेरियल है, बुक की दुकान जा खरीद लो, अपना पढ़ो उसको चुपचाप बैठ के, ठीक। लेकिन एक जो कोई आपको गाइड करता रहे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और मेंटोरशिप में देखिए यही होता है कि हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी क्या कैपेसिटी है उस समय पे, क्या कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार उसको जो है जागरूक करके, उसकी कैपेसिटी भी याद दिला के, समझा के, फिर जो है उसको आगे बढ़ाया। तो वैसे ही है जैसे अर्जुन, देखिए क्या आपको लगता है कि अर्जुन जो है कैपेबल नहीं थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था क्या करना है, कब क्या करना है, किसके मतलब किस समय क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, तो उनको भी तो चाहिए था ना भाई साहब। तो कृष्ण की तरह कोई आए, तो वैसे ही बता रहा हूँ, आप भी कहीं किसी नई जगह पे जाते हो तो आपको मालूम होता है कि कहाँ जाना है, क्या किस गली में मुड़ना है, तो आप जीपीएस का उपयोग करते हो, तो वो जीपीएस हूँ मैं आपका ठीक है। तो इस तरीके से आप समझकर, मैं बस आपको अवेयर कर सकता हूँ क्या चीज़ है, बाकी आपका डिसीजन है। आप चाहो जहाँ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ जाके फिर वापस आना, मेरे पास आना चाहते हो फिर आ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके अलावा जो है जीएस मेंस आंसर राइटिंग आप कर सकते हो, एवेल्युएट करने की फीस आपको मिले लगेगी मेरे से। और कंप्लीट करंट अफेयर जो हमारा मॉड्यूल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। 50 रुपये सिर्फ पीडीएफ, 50 रुपये पर मंथ सिर्फ पीडीएफ के लिए है, और डाउट डिस्कशन भी करना चाहते हो तो 100 रुपये पर मंथ है। एक और इसमें प्रोग्राम है जिसमें कि मान लीजिए किसी को सिर्फ डाउट्स पूछने हैं, तो उसके लिए भी एक ग्रुप है, वो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। डाउट पूछो, कितने भी डाउट पूछोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। और ये पेमेंट के लिंक है, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग देख सकते हो, इस पे वो कर सकते हो। जो 2023 वाला जो बैच है उसमें क्योंकि टाइम भी है और एक साथ मुझे कोई पैसा कलेक्ट करना भी नहीं है, तो आप आसानी से उसमें इंस्टॉलमेंट का उपयोग कर सकते हो। 5,000 रुपये दे के इनिशियली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। बाकी सब में वन टाइम है, कोई रिफंड फंड वाली बात नहीं है, नेगोशिएशन नहीं करिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम है। और फिर से याद रखिए कि हमारा आज का कोड क्या है, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देख कर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर, ठीक। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी आप लोग से सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।